गुड मॉर्निंग। सूरज सिंह, सिविल इंजीनियर, फरीदाबाद, भारत। जनरल डिस्कशंस, प्लेन टॉक्स। आपसे बात करने के लिए अगेन प्रेजेंट टू यू टू टॉक अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ भारत। व्हाट्स हैपनिंग इन आवर कंट्री, हमारे देश में क्या हो रहा है इसके बारे में बात करने के लिए। बहुत अजीब सा लगता है कई बार ऐसी बातें करने के लिए, लेकिन बहुत जरूरी है बात करना। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको अपना कुछ दिखा दूँ कि मैं किस विषय बात करना चाहता हूँ। देखिए, यह भारत का संविधान। तो भारत का संविधान जो बहुत जरूरी है आपके लिए जानने के लिए, उसका कवर पेज भारत का संविधान। इसके बाद आप आगे चलेंगे इसमें, तो आप देखेंगे ये उसका हिंदी में प्रियम्बल, हिंदी में बताऊंगा क्या है लिखा हुआ है इसमें। और उसके बाद अगर आप आगे चलेंगे फर्दर आउट, then you will know about English preamble. Why I'm telling all this is very important to know about this. What I'm talking about, why I'm telling all this is very important to know about this. मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ बात इस के बारे में। आज हमारा देश बहुत बहुत साल पहले आज़ाद हुआ, तो बहुत साल का मतलब 70 के आसपास, 72 के आसपास वर्ष पहले हम आज़ाद हुए थे। और आज हम ऐसी हालत है हो चुकी, हमें नहीं पता हम क्या हो रहा है, देश की तरफ जा रहा है, हम अच्छी तरह से नहीं जानते इस बात की। वेरी वेल वी डोंट नो वेयर वी आर गोइंग टू, वेयर इज गोइंग टू मार्चिंग टू। 1950 our constitution of this country was implemented, started, came with the force of 1950, तो उस जन which is called Republic of this country, गणतंत्र दिवस कहते हैं उस दिन 26 जनवरी 50 को, जब देश का संविधान हमारे देश में निर्माण में होने के बाद में आप उसको आप लागू करने में लाए थे। बार बार हम ये कहते हैं और हमें पता होना चाहिए, बहुत हर बच्चे को, देश के हर व्यक्ति को देश के पता होना चाहिए कि संविधान होता क्या है, क्योंकि अभी तक ये सब लोगों को मालूम नहीं है। हालांकि 72 साल 1950 के बाद आप देख लीजिए कितना समय हो गया, उससे 50 से पहले ये संविधान लागू नहीं था। हमारे ऊपर एक दूसरी तरह का राज लागू था, और 1947 से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उससे पहले मुगल गुलाम थे। अब उन बातों को ज्यादा बोलने से फायदा नहीं है, लेकिन याद करने के लिए, इतिहास को देखने के लिए बहुत जरूरी होता है वो क्या था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट व्हाट हैपेंड इन दोस डेज बिफोर 1947 and before 1950, and in between 1947 to 1950 we are Bharvi, and after that since 1950 and onwards till 2019 we have been standing। हम कहाँ खड़े देखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमको कंफ्यूजन रहेगा कि आखिर है क्या। हम कभी भी बात करते हैं किसी के भारत के संविधान के बारे में, या क्वेश्चन करते हैं किसी भी व्यक्ति से, या पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ या कोई भी हो, तो भाई आप ये बताइए हमारे देश का देश कौन चलाता है। लोगों को समझ नहीं आता, कोई कहता है प्रधानमंत्री चलाता है, कोई कहता है सरकार चलाती है। लोगों को इस बात का क्लियर आंसर नहीं है कि देश चल कैसे रहा है। जो कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, या वो लोग जो वकालत करते हैं, या वो लोग जो जज हैं, वो ऐसे लोग जो इस लाइन के हैं, नियम कानून के लाइन के, वो लोग जानते हैं कि देश चल कैसे रहा है। लेकिन एक आम आदमी, कॉमन मैन, सामान्य नागरिक, जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के अंदर, क्योंकि हमारा नागरिक इस देश को बनाता है। भारत देश नागरिकों से बना है, और नागरिकों को बहुत सारे अधिकार हैं संविधान के अंदर। संविधान उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जिसके अंदर हम सारे आते हैं। Constitution of this country, Constitution of Bharat, Bharata Samvidhan, which is translated into our language of Hindi, is that document of law, which is prime document of law, first law of this country, and that is called rule of law. We all are being governed under this law. Each and every citizen of this country and the whole country is governed under this law. We ourselves, we as public of this country, people of this country, granted to ours, approved to ourselves, and approved by us, and devised by us, and designed by us, and everything you can say did and done under by us through services and help provided by Constituent Assembly and a team of those people who are a member of committee of drafting and publishing and approving this document. We got it ourselves, and it is for us, it is by us, it is for implementation for us, for good or bad or whatever, and that is called our document। ये हमारे देश का संविधान है, हमने खुद बनाया, भारत की पब्लिक ने उनकी सहायता से, जो कमेटी के मेंबर, संविधान सभा के, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जिनको जो अधिकार दिया था कि इसको बनाइए, आप लिखिए, और उन्होंने हमारी सेवा की, हमको दिया डॉक्यूमेंट जो हमारे पूरे देश की पब्लिक को मानने हैं, मजबूरी मानना पड़ता है। कोई इसमें ये नहीं कि मेरी ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन होने का मतलब नहीं है, आपका कोई चॉइस नहीं है, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप भारतीय नागरिकता चाहते हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत के अंदर रहना चाहते हैं, आपको मानना पड़ेगा, आप बाध्य हैं इसके लिए। कोई इसके लिए आप ये नहीं कह सकता मेरी मर्जी है, मानूं या ना मानूं। आपको इस देश में रहना है तो मानना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट बनवाना है तो मानना पड़ेगा, आपको राष्ट्रीय गान बनवाना है तो मानना पड़ेगा, आपको कोई फैसिलिटी भारत से चाहिए तो मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते तो आप इसको छोड़ के जा सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि भारतीय संविधान को आप कोई भी सरकारी पोजीशन हो या गैर सरकारी पोजीशन हो, आपको मानना पड़ेगा। वोट देना है तो मानना पड़ेगा। हर चीज के लिए संविधान लॉ है हमारा देश का, इसके अंदर सब कुछ होता है। पार्लियामेंट इसके अंदर काम करती है, इसके अंदर सारे कोर्ट्स काम करते हैं, इसके अंदर सरकार काम करती है, इसके अंदर सारी कंपनियां काम करती हैं, प्राइवेट और सरकारी, पूरा देश, पूरा जो कुछ होता है भारत के अंदर, भारत के संविधान के हिसाब से ही होता है। जितने नियम कानून बनते हैं भारत के संविधान के हिसाब से बनते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, खेल नहीं है बच्चों को कह देना कि हम नहीं जानते इसको।
आपके जाने या नहीं जानने से वो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये माना जाता है कि आपको मानना चाहिए, आपको जानना चाहिए, पूरा नहीं तो कम से कम कुछ तो जानना चाहिए। इसे भारत का संविधान कहते हैं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ एवरी citizen of this country to understand this constitution, and if not thoroughly, at least to some knowledge, he should be awareness. There should be awareness created for every citizen to know this constitution, this Samvidhan. If you don't know this, it's your fault. Means, but you are understood. It's assumed that you know it, because it is your country, and you are author of this. You are author of this body of this document. Well, you reiteration of each and every time this document you must not know is not adequate enough, but it is your duty. You have to know it. If you don't know it, it's your fault. You are educated person or you are not educated. You are a student or not a student. You are a youth or not youth. You are employed or not employed. You are a leader or not leader. You are a professional. You are supposed to know this. This is an understanding. This is understood. Court shall accept that you know it. If you don't know, it's your fault, right? Just like whatever work you are doing, you must know about law of that work. If you don't know that work, it's your fault. You must know whatever you are doing is right or wrong, it's legal or illegal. That's your responsibility to know before starting work. That's what I want to say. Before speaking anything, you have to see that you are talking under law. That's it. And constitution of this country. This is prime law of this country. Everything moves according to this. It's called something is legal, it's called constitutional. Something is not legal, it's called unconstitutional. It doesn't mean whatever talk should be in constitution, but that authority must come from constitution, that power must come from वो अधिकार आपको जो मिल रहा है वो संविधान के हिसाब से आना चाहिए, संविधान के विरोध में नहीं होना चाहिए। दैट व्हाट आई एम सेइंग। इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ संविधान के बारे में, जो बहुत जरूरी है। जो मैंने पहले भी आपको संविधान के बारे में बता रहा था कि हमें जागना होगा। हम सो रहे लोग हैं, हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। आज देश इतने आगे बढ़ना चाहता है, बढ़ रहा है, लेकिन हम पीछे रहते जा रहे हैं। हम समझते नहीं हैं। पहले एक समय होता था लोग पढ़ते नहीं थे, लेकिन नॉलेज रखते थे, इधर उधर से बात करके, इंटरेक्शन करके, इसने उसको कहा, उसने उसको कहा। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी, साधन होते हुए भी, पढ़ाई का सब कुछ होते हुए, संविधान होते हुए, इंटरनेट होते हुए, अफसोस इस बात, दुख इस बात का है कि हम ये नहीं जानना चाहते कि हम क्या कर रहे हैं, किस देश में रह रहे हैं, कौन से नियम में रह रहे हैं। हमको फिल्मों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, हमको क्रिकेट और फुटबॉल के बारे में जानना बहुत जरूरी है, हमको धर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है, हमको मंदिर जाना, बस जाना, ये चीज़ें बहुत जरूरी है, हर चीज़ से जरूरी है। लेकिन जिस देश में हम 24 घंटे रहते हैं, सालों साल से रहते हैं, जहाँ हमारा जीना मरना है या खाना पीना है, सब कुछ है हमारा, जो देश हमें जो दे रहा है, ले रहा है, जिस देश को हम दे रहे हैं, ले रहे हैं, उसके बारे में हम जानना नहीं चाहते। दुख इस बात का है, चाहे वो स्टूडेंट हो या विद्यार्थी हो, कोई भी हो, प्रोफेशनल हो, इस बात से दुख होता है। मैंने बहुत प्रोफेशनल से बात की हुई है, लेकिन प्रोफेशनल्स बात को समझते नहीं है। बहुत से तो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने कभी संविधान के कवर पेज को नहीं देखा, संविधान को देखा नहीं, जानने की कोशिश नहीं की। हाँ, कुछ होता है, सुना है, ऐसी बात करके छोड़ देते हैं। रियली इट इज वेरी सैड सिचुएशन दैट आवर प्रोफेशनल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड ऑल दैट, they are not even concerned about how to see this document, when to find this line to see this document. They don't even bother about this. They don't they ignore it. Unfortunately, oh, we know there's some document which is required. Because I send some copies to someone just to see documents. I require, I'll see, open this. They ignore it like as if nothing. Okay, your job is very good, your earning is very good, your responsibility is very good, you have to take responsibility of that one, but this is also your job. You are not getting any payment through it because, but you are responsible for this. You must understand this. That's what I'm saying. It's very difficult not to read this. It's very easy to read this. It's available in all languages. I was talking about English language as well as Hindi language. Hindi में भी है, English में भी है. Now, however, we have to get up. We have to see. We are sleeping. We have to come out of dream. We have to come out of sleep. Why are we sleeping? What is it we are sleeping? Why do you want to sleep? Sleeping doesn't mean physically sleeping. I'm talking spiritually. Soul. Your soul should be awakened. Why don't you understand this? Why don't you keep alive? Why don't you keep awakened for everything? Why don't you not ready to face every situation? Why you want to take everything leniently? Why you want to take everything stagnantly? No, we have a responsibility for this nation. We have responsibility for ourselves. We have responsibility for the citizen of this country and the Article 51 Constitution of this country. There's a duty of the citizen. You have a duty to do that. If you don't do your duty, you cannot claim rights, because rights and duties are linked together. If you are doing responsible work, if you are doing you are disclosing your duty, you shall certainly get rights of that result. You cannot simply say, oh, this is my fundamental right, I have to do this. I am not ready to sacrifice my life to this nation. I'm going to do something for my nation. You cannot say you are equal balance between your left hand side and right hand side are not equal. There must be equal HS to the right hand side. LHS must be equal to RHS. Equation mathematics will be equal. Left hand side should be equal to right hand side, and your left hand that you have fundamental rights or right hand that you are not doing your job, that is not acceptable. You have to take responsibility of that.
We must come out of our sleep. Our society is asleep, and I have not only one occasion, many occasions I told this again. I claim that we are a sleeping society because we keep sleeping, and mentally we keep sleeping spiritually, and we keep sleeping in our life. Or we take everything easily. If they should be 100% seriousness, it should be only about 5%, 2%, 3%, or sometimes we'll not get. If we don't complete this work today, we'll complete tomorrow. If we can't complete tomorrow, after that, this will we don't have any fixed milestones for any activity. Whatever exercise we have only fixed milestones. We can relaxation to everything. We can extension to everything. So extension is not possible. It's not allowable in many cases. Maybe in certain cases possible. There is harm, but milestones cannot reach. Seriousness cannot reach. What do you mean by seriousness? Seriousness doesn't mean impression of, oh, I am serious. No, it's not that. That seriousness is required. हमें ऐसे seriousness या मुंह बना के बैठ जाएं कि हम serious हैं. No, हमें ऐसे seriousness. We want a seriousness where you reach destination. Suppose there are 10 points from 0 to 10. You go to 0 to 1, 2, 3, and then 4, 5, 6, and then that's called serious success. If you move on this point, if you cannot jump from 0 to 10, we know that we have to jump to 0 to 1. You have to work, and 1 is answer to 0. And then you have to go from 1 to 2, and then 2 is answer to 1. This way you cover all serial numbers, and up to that, and when you reach from 0 to 10, that is called complete. For complete mean milestone 10, you reach it, that's called seriousness. It doesn't mean you can smile, you can laugh, you can enjoy your life, do everything, but you have to be serious, you have committed, you can say you have obliged, you have to deliver result and result and time for seriousness, and that's called achievement. Target, the milestones in life. हमें मंजिल पर थोड़ी है दुनिया के अंदर है कि काम करते रहना पड़ेगा. 0 से 10 तक आप लिख के देखेंगे. 0 से 10 आप जंप नहीं मार सकते. 0 से 1 पे जाना होगा. 1 उसका आंसर है 0 का. 1 माइलस्टोन है 0 का. 1 से 2 पे जाना होगा. 2 माइलस्टोन 1 का. इस तरह से पूरे माइलस्टोन लेते लेते आपको 10 पे जाकर रुकना है. 10 आपकी मंजिल है. 10 आपका अचीवमेंट है. तो आपका माइलस्टोन है. इसका मतलब 0 से 10 तक आप पहुंच गए. ये सीरियसनेस है. इसका मतलब ये नहीं मुंह बता के बैठ जाएगी बहुत सीरियस है उससे बात कर लो. ये सीरियसनेस वो बेवकूफी होती है. माइंड सीरियसनेस ओपन माइंड होना चाहिए. कमिटमेंट होना चाहिए. 0 से 1 गए तो 10 तक चलते रहिए. वही फ्रूट है, वही आंसर है, वही माइलस्टोन. ये आपको अचीव करना पड़ेगा. इसको कहते हैं लिविंग सोसाइटी और इसको अवेकन सोसाइटी. वी आर नॉट दैट. हम अवेकन सोसाइटी नहीं है. वी आर लिविंग सोसाइटी नहीं है. वी आर स्लीपिंग सोसाइटी. वी आर डाइंग सोसाइटी. वी डोंट इवन केयर फॉर दैट. वी केयर नॉट लाइफ. वी डोंट केयर. वी आर इंटरेस्टेड इन मनी. Money should come by plus or minus method or by hook and crook. However, it should come to me. We believe in the process. If I'm not qualified person, I'm not capable person. I take some. Oh, come on, help me. Just have a promotional effect for me. Find some relation from your source in getting this job. Everybody, 90% people are busy like this. Educated, related, whatever class of people are interested only in job. They get through some source. They don't no need of merit or something. Oh, I please here some approach, here some recommendation, I'll get some job. That is what's happening. Everybody is interested in the families, everybody is in personal affairs and relations. People are not interested in society, and they are not interested in city development, urban development, rural development. They are not busy in national development or national development. They are busy only in family development, personal development, which is not acceptable. Source, which is not accepted. Because this is a country and we have to be loyal to our country, we have to be loyal to Bharat and India, we have to be loyal to society and development of this country. And if we develop many, our neighbors have to develop, and we are concerned about us, our society has to develop, our 135 crore people have to develop, and we have to develop from each and angle sector of life and applications. And whatever sections are there in society, from engineering point of view, from medical point of view, from health point of view, from society point of view, from economic point of view, from accountancy point of view, from all point of view, whatever apply in our life, we should be serious in that. And we are not. Unfortunately, our politicians are not serving society. They are just a blackmailing society. They are just a businessmen. Only their business to get votes, and votes is not answer for the society. Votes is a part of democracy. Votes is a part of system. It's not final answer. If the leadership is not that, only the political leadership. We have to be serious leadership in the field of life, or discipline, life sector. We will have leadership. We need engineering leadership. We need social leadership. We need social research citizen. We need every field leadership who should dynamic and working, not sleeping society. Sleeping society doesn't work, which we cannot keep things moving like that. So we have to understand where we are, where should we, how can we be. We have seen many issues with people are just wasting money. Wasting money, government money they are wasting, and they are just saving their way. So they are ready to be praised. Government service, they don't care if you have government service, don't care about their work, they don't care about public, and leaders don't care about society, what they come to elections, they don't mind. They don't oblige that, oh, even Prime Minister of this country says there's no meaning of elections speech, there's the meaning of process made, there is no manifesto base. Means even if that able person is not serious, means Prime Minister of this country is not serious, President of this country is not serious, Judiciary of this country is not serious. 3 crore cases. 3 crore cases are pending. Just see, 3 crore cases have been pending in our courts. 3 crore. It's not simple figure. 3 crores, 3 into 20 was 7, or I think 8. Whatever it is, 3 crore cases have been pending as of date, where there are 20,000 advocates available. You can see what seriousness do we have. Are we serving society?
or are we just keeping a formal that there's a judiciary body, there's a body of judiciary, independent judiciary, independent of executive, independent of government, independent of president, and everything, every section, every division, every pillar, every calling of society, and that works. But what works? To 3 crore cases have been pending. If cases take 40 years, 30 years, 20 years for resolution of ID adjudication judgment, it doesn't mean anything. Persons in many cases, people die, petitioners die, your respondent die, your defendant dies, they die, when judgments don't come. This is what our seriousness, and we have done nothing to improve this, nothing to achieve our targets, nothing to keep us moving, and that's the problem with this society. It's a problem of Bharat. Government is not serious, politics is not serious, society is not serious, people are not serious, and this is what's happening. And again, we want to again status of world guru, Vishwa guru, which is not possible. How can you be a guru when you are not even a good disciple? You are not even a student. You are not a good pick up or learner. You are not even a learner. This is unfortunate, and they have still believe in sections of society. Is this section Pandit, and this is Rajput, and this is the Harijan, or you can say Shudra, or whatever you call them. You means they differentiate among people. They don't differentiate among. You should have capability to work. Why do you think a sweeper is lower? Sweeper cannot be lower. It is job. You do that job. Why you think that a person who goes in the mines and take out something, works in equipment, why you think that person is lower? That person not all, because it is that person's job. Your job is gadget officer, enjoy your gadget post. Your job is a lawyer. Your job is to ring bells in temple. You ring bells in temple. You become pandit. There is some you are higher. A pandit is not higher than a sweeper. A sweeper and pandit both are equal. A person who is a butcher and a person who is not a butcher both are equal, because this is irrespective job. You can do sweeper job. What's problem if you are well educated person? You do that job. You will do in a better way, because you are illiterate. You are not illiterate. You are literate. You can do much better than a person who is illiterate. Why don't you do that? Why can't you enter a receiver line and take out slush from there? Why a Pandit cannot take that? Why a Rajput cannot take that? Why Rajput thinks I am not having this job? This is not my class. What do you mean by class? That is a problem. That is called sleeping society. Oh, this is your job, go there. Yes, it is that job, but this is also your job. Why don't you understand that? Job is job. It is nothing to do with caste. It's nothing to do with religion. Means it is your society. It is your nation. You have to understand that. You cannot relate job to classification or categorization. Everybody has a job. Everybody is paid for that. So you are not doing an obligation to society. You are doing what you are getting. You are a service provider person. You are serving, you are an employee or a subcontractor or a contractor, whosoever you are. You are providing service to society or nation, Bharat, and that's it. And you are not doing any obligation. You are not. Doesn't matter that you are loyal. You are getting return for that. You are not doing this charity service. You are getting everything for that. That you must understand. This is what I am saying. This is very important for a citizen to understand that this society is ours. Unfortunately, 60% of people in this country are not working because they are dependent people. They are dependent because they are living on dependency. This is unfortunate. Even the people having 60 years, 50 years, 40 years, they are dependent. People, okay, children are dependent, in every society. They cannot earn money and they have to live on their parents earning or their others earning. But even then, there are many percentages of people who are too idle, no jobs, because they either don't know jobs or jobs are not able. Whatever it is, 50 to 60% population of our country is not productive population. Yes, they are productive in children building. They are productive in enjoying life. They are productive in playing at cards. They are productive in hulla gulla. They are productive in sitting in garden and talking. They are productive in sleeping, in smoking. They are productive in bidi smoking. They are productive in talking, gossiping, and all that. And that is what waste of human power we are having. So hardly you can say we are having 10% people or 50% people who are also not doing a proper job. They are doing transactional job. They are doing dealership job. So we can say about 25 to 30 people, 30% people of our population are only in field of production. Production of whatever kind, production and maintenance, which is job oriented. Those people are only running this country that may not be efficiently running. Even then they are running, they are contributing something to the wastage of job. I have seen many examples where nobody cares about it. Government doesn't care, ministers don't care, and you can say engineers don't care, no contractor care, no someone. I have seen many places, say concrete paving is delayed in some area. No sub base has been compacted. Nothing has been done. Just lay concrete.
without any qualifications, without any, you can say, quality implementation. They just do, okay, you do whatever, you don't go follow quality. I'm not talking about quality in this. What I'm saying is, after some days, after some weeks, any another gang crew comes and they start breaking some portion of that concrete and laying cables. I don't mind if it's say directional boring or rotary boring or something. It happens in many places. But saying this, they put concrete and you again break concrete and lay cables or something like that. After that, you backfill without any compaction and leave it and go. Then other one come back and put concrete again. Then after another few weeks, another one crew comes. They bring it again with excavator or JVC. They bring it and start excavating for sewer line. This is happening everywhere. Means we are first putting concrete, spending money, then we are breaking concrete, wasting money. Again we are putting cables and again putting concrete. Then we are breaking somebody and then breaking concrete, hardened concrete, which is very costly, and then throwing it away. And then putting pipes in that and then leaving this. This happening means 25-30% money of our investment in civil development or utilities go waste. Nobody is caring. Nobody cares. There is no interaction. There is no coordination with departments. No coordination with contractors. There is no coordination with contractors and engineers. Engineers don't go to site. They don't know what's happening. It's seen everywhere. I keep watching on all this. So I'm not criticizing any department personally or some person personally. What I'm telling is this is what's happening. This is a definition example. The example I'm delivering regarding non-seriousness and regarding no the sleeping society. Engineers are sleeping in this case. There should be a coordinator. Coordinator is not existing, or if exists, is sleeping in this case. Minister is sleeping, politician is sleeping, councillor is sleeping, MLA is sleeping, department is sleeping, authority is sleeping. All are sleeping. Nobody cares where money has gone. Money is on site. It is done, then it's taken out and broken, and again done, and again broken. It's happening. So, what do you say? This is what I am saying. So we have to know ourselves first. Also going first, we should know Constitution first. And Constitution says, now I'll keep start talking something out. Last time I spoke something about Constitution. मैंने पिछली बार कहा था कुछ संविधान के बारे में हिंदी में. मैंने डाउनलोड भी किया है हिंदी में और आपको एक लिंक भी दिया है अपने फेसबुक पर. ये हिंदी का आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं. मैं आपको पहले सुनाऊंगा हिंदी का, उसके बाद सुनाऊंगा आपको. मैं थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ आपको दोबारा ताकि आपको याद आ जाए मैं क्या बोला था. भारत का संविधान, ये मैं हिंदी में पहले बोल रहा हूँ, देन आई स्पीक इन इंग्लिश. भारत का संविधान, हम भारत के लोग, मैं पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा प्रियम्बल्स के बारे में. भारत का संविधान, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लोग तो आगे सब ठीक है. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एक्ट द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं. अब मैं इसका थोड़ा सा इंग्लिश में बता दूं. लेट मी सी इंग्लिश फॉर दोस हु डोंट नो हिंदी, so that they should not also get benefit of that. It's better. Let us say, Constitution of India, we, people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity,
and to promote among them all fraternity, assuring dignity of individual and unity and integrity of nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Now, I need not explain because already I have explained. Why to waste time? Now let's go to next part of this, that is भाग एक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र. मैं last time I told you about this in English. Let me speak again in Hindi for benefit of those who missed that. Just in brief, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग वन, संघ और उसका राज्य क्षेत्र. भारत, देखिए इसका एक है आर्टिकल 1, आर्टिकल अनुच्छेद 1(1), भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा. राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिश्चित हैं. भारत के क्षेत्र राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे. संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेंगे. सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना. संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा निर्देशित. संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करने अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी. किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी. आइए आगे. परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्दृष्टि प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञान की जाए प्रकट किए जाने के लिए ये विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्देशित या अनुज्ञान अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पूर्व स्थापित नहीं किया जाएगा. आगे चलें तो हम देखेंगे इस अनुच्छेद के खंड कै में कैसे खंड डी में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है, किंतु परंतुक में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है. 2 में स्पष्टीकरण है. कै द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना है. इसके बाद चौथा आर्टिकल है आर्टिकल अनुच्छेद 2. अनुच्छेद 3 में निर्देशित किसी विधि में पहली अनुसूचित और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्ग्रसित होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो तथा ऐसा अनुपूरक आनुषंगिक अनुपंपिक और परिणामिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों के प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है अंतर्ग्रसित हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे. पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाए. अब आते हैं भाग 2 में नागरिकता. इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता या पिता
में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा हो, भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र को प्रयोजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई, अथवा उसके पितामह या माता पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई मूल रूप में यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, और जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रोविजन किया है, तब यदि वह अपने प्रोविजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, या जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रोविजन किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित रूप में और रीति में उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारों को जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत की नागरिकता रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 मास भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है, तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रयोजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रयोजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है, जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकरण द्वारा या उसके अधीन दी गई है। और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड 6 के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसे भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रयोजन किया है। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता पिता या पिता में से कोई, अथवा पितामह या पितामही या मातामही में से कोई मूल रूप से यथायथ अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 के परिभाषित भारत में जन्मा था और इसी प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत की नागरिक समझा जाएगा। यदि यह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रमुख रूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहाँ वह तत्समयत निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। ये तो देखिए मैंने 8 आर्टिकल आपको बताए, these 8 articles that I just told you. I had spoken yesterday in English, and when the last territory, you can say English. I go to next one in English first, and that is in 9, because it's citizenship article and article 8 is over. And in English I will speak article 8 because that I just halted at that point. So let me speak about article 8 in English. It says, is for citizenship. Notwithstanding anything in Article 5, any person who or either of whose parents are any of whose grandparents was born in India as defined on the Government of India Act 1935 as originally enacted, and who is ordinarily residing in any country outside India as so defined, shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as a citizen of India by diplomatic or consular representative of India in that country, where he is for time being residing on an application made by him
therefore, to such diplomatic or consular representative, whether before or after commencement of this constitution, in form and manner prescribed by government of Dominion of India or Government of India. अब चलते हैं, let's go to now 9, because now English and Hindi of article up to article 8 have been over. Now number 9, article 9 says, no person shall be citizen of this country, India, by virtue of article 5, or be deemed to be a citizen of India by virtue of article 6 or article 8, if he has voluntarily acquired citizenship of any foreign state. अब इसका let us say in Hindi what it says. Article 9, यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ये इसकी ट्रांसलेशन है। या अब आर्टिकल 10 की बात करते हैं। आर्टिकल 10 इट इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट आर्टिकल। Just for your benefit, I'm telling you, if you are interested, fine. If you are not interested, then fine, no problem. 9. Now, Article 10. Every person who is or is deemed to be citizen of India under any of foregoing provisions of this part shall, subject to provisions of any law that may be made by Parliament, continue to be such citizens. So 9 and 10. Now let us see what this says in 10 in Hindi. प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। अब समझ लीजिए, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। Now we'll talk about 11, and that is 11 is Article 11. Nothing in foregoing provisions of this part shall derogate from power of Parliament to make any provision with respect to acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship. This is ये आर्टिकल 11। अगर इसका हिंदी रूपांतर बता देते हैं, इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध कराने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। नाउ अब चलते हैं भाग 3 मूल अधिकार पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 3 Fundamental rights is part 3 in this constitution. Is very important for your understanding of fundamental rights. The talk of rights and rights, and that's fundamental number 12 it is. In this part, I'm talking about fundamental rights, part 3 of constitution of ours. Constitutional part. When I say constitution ours means our nation, because there's a word ours, which maybe many of you not understanding. OURS, ours. When somebody says ours means our country, our nation. This is a special word. When they say ours means our country, Bharat. India, right? So in this part, unless context otherwise requires, state, S-T-A-T, state, not estate, estate. The state includes government and parliament of India and government and legislature of each of the state and all locals or other authorities, within territory of this country or under control of government of India. Once again I read this. In this part, unless context otherwise requires, state includes government and parliament of India and government and legislature of each of every state and all local or other authorities within this territory of India or other within territory of India or under control of government of India. So let's go to Hindi version of this, which says, 12वां, इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार या विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं।
अब आप स्टेट का मतलब समझ जाइए कि स्टेट क्या होता है। ये वो स्टेट है जो आप सोचते हैं जियोग्राफिकल स्टेट, ये स्टेट बहुत बड़ी स्टेट है, इसका मतलब स्टैच्यूरी मैनेजमेंट से है ज़्यादातर। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट हो, इस भारत सरकार है या संसद हो, ये सब उसके बारे में बताया गया है। अब चलते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है? बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ध्यान से सुनिए। All laws in force in territory of India immediately before commencement of this constitution. All laws in force in territory of India immediately before commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with provisions of this part, shall to extent of such inconsistency be void. दोबारा पढ़ लेता हूँ 13(1). All laws in force in territory of India immediately before commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent within provisions of this part, shall to extent of such inconsistency be void। और इसी का दूसरा है 13 में, states shall not make any law which takes away or abridges rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to extent of contravention be void। And तीसरा third one is, in this article, unless context otherwise requires, a law includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom, or uses having in territory of India force of law। Definition दिया लॉ, फिर पढ़ लीजिए। Law includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom, or uses having in territory of India force of law। Laws in force, that was law in force। Laws in force includes laws passed or made by a legislature or other competent authority in territory of India before commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas। Once again, laws in force includes laws passed or made by a legislature or other competent authority in territory of India before commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas। इसका चौथा देखिए, nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368। अब हम चलते हैं इसके हिंदी पर। 13 आर्टिकल हिंदी, 30 आर्टिकल हिंदी का चलते हैं। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्तित सभी विधियां उस मात्र तथा उस मात्र तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों में असंगत है। एक बार पढ़ता हूँ हिंदी, जरा कोई एकदम समझ नहीं आती है। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्तित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। इसका दूसरे में चलते हैं। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या नियम करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, विधि बताता है विधि क्या होती है। जब वहाँ लॉ पढ़ा था ना, तो यहाँ पढ़ेंगे विधि का क्या मतलब है।
विधि एक अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा है। विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा है। ख में चलते हैं, प्रवृत्ति विधि। देखिए अभी हिंदी में है तो थोड़ा सा अलग सा लगेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी भाषा है। प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है, जो पहले ही निरासत नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग या उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में पुनर्प्रवर्तन में नहीं है। इसके चौथे में देखिए, इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान को किसी संशोधन की लागू नहीं करती। अब हम आएंगे समता का अधिकार पे। पहले आप इसको देख लीजिए, कितना अच्छा लगा आपको। अब हम आएंगे समता के आधार पे। आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी। Why I'm telling you know that? Because you have to understand this. I'm just trying to force you to stress on you people to understand what we are. To have to understand where we are. We cannot be slave to government. We cannot be slave to prime minister. We cannot be slave to state. We are owners of this country. हम ये देश के किसी गुलाम नहीं है। हमें समझना होगा संविधान में हमें क्या दिया गया है, हमने अपने लिए क्या लिया, इसमें से हमारे अधिकार क्या है। हम जब तक समझेंगे नहीं, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। और जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, उनकी आंखें नहीं खुलेंगी। जब आप समझ जाएंगे कि लोग जाग रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, तो उनको उत्तर देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और उत्तर देने के लिए तैयार कब होते हैं? उत्तर देने के लिए तैयार तब होते हैं जब काम करके तैयार होते हैं। जो वो कहते हैं वो करते हैं, जो उनकी ड्यूटी में आता है वो करते हैं। We have to understand this is not easy discussion. This is a discussion that is leading to stress you people, at least those who are not aware of constitution of this country, that they have to understand this. It's like your subject, though it's not included in the syllabus, but it's like your subject extracurricular activity, you can say, a part of your life. And throughout life, you have to extract what you know about yourself. You extract what's your status in the society. You have to understand what's your status in this country as a citizen of this country. You have to understand all that. अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो आपको कोई बताएगा नहीं आकर कि आपके ये अधिकार हैं, आपका ये ड्यूटी है, आपको करना चाहिए, आपको कुछ जानना है। नहीं जानेंगे, you will lose your authority, you will lose your power, you have no will, you have no destiny in life. And these people in politics shall spoil you. These people in official states shall spoil you. They will just make fool of you. And do you want to be made fool? If you don't want to be made fool, it's fine, don't know this. But this is part of life, and this continues with you until you live in this country. And that's very important. That's what I'm talking about this. Because till now, even 10% people don't know what's about behind the Constitution. We have to understand ourselves, what we are, where we are, what our rights, what duties. And so we can ask all those leaders who are eating on our money, who are living on our money, who are enjoying on our money, and they're just considering nothing as if we are nothing. Right to equality. State shall not deny to any person equality before law or equal protection of laws within territory of India. Again, state shall not deny to any person equality before law or equal protection of laws within territory of भारत इंडिया। हिंदी में समता का अधिकार। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। समझ लीजिए मतलब क्या है, सब बराबर हो, नो डिफरेंस।
We are just having minority complex in our minds, nothing else. अब 15 पे आते हैं 15A, आर्टिकल 15A, state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. I read again. State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. Second has में no citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them be subject to any disability, liability, restriction, or condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels, and places of public entertainment, or use of wells, tanks, bathing ghats, roads, and places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to use of general public. इसका next है number 3. Nothing in this article shall prevent state from making any special provision for women and children. 4 है nothing in this article or in clause 2 of article 29 shall prevent state from making any special provision for advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for scheduled caste and scheduled tribe. Fifth is nothing in this article or in subclause G of clause 1 of article 19 shall prevent state from making any special provision by law for advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for scheduled caste or scheduled tribe insofar as such special provisions relate to their admission to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by state other than the minority educational institutions referred to in clause 1 of article 30. अभी हम इसको I will go to Hindi text of this and speak in Hindi. This article 15, which is very very important. Article 15. आर्टिकल 15 राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर इस दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागत राज्य निधि से घोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी व्यक्ति की निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। 3. इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निर्वासित नहीं करेगी। 4. इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों की किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निर्वासित नहीं करेगी। इसका 5वां, इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए
विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निर्वासित नहीं करेगी। जहाँ तक ऐसे विषय उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्देशित अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों से भिन्न शिक्षा संस्थानों में जिनके जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थान भी हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हों या नहीं, प्रवेश से संबंधित है। Now you see how important these articles are. Why don't we understand this in our life? If you don't know this, how can you fight for your right? If you are away from the constitution of this country, away from Samvidhan, you don't care about anything, you are enjoying your life, your family life and your personal life and education life, and just to think of somebody will give you jobs and you'll get your rights automatically. Some God effect will come and help you, or this prime minister or that prime minister, this government, that would give some benefit to you, will speak something good for you. Yes, you don't expect all this. Nobody is interested in you, first of all. You are interested in you. Nobody cares about you. This is a fact of life. You are cared by politicians because you have to vote them, and that's all. Nothing. There's no other transaction, no other relation at all. Your relation to vote politician is that the politician seeks your vote, and you vote to that politician, and your relation is over for 5 years. This is a problem because you don't know your rights. You don't know this is my right. This is Article 15, Article 14, 13, etc. 395 articles in this Constitution are there. You must know, all are not related to you, but you are an advisor to society as well because you are an educated person. You can just see open which right applies to where, and you understand this by text reading or something, that's what it applies for. If you understand, that's fine. If you don't do that, that's your problem. Because you don't want to help your society, you don't want to help your colleagues, you don't want to help your nation, and that's where I'm talking about. We should know so that we increase our knowledge as we increase our knowledge in our subjects. Physics, chemistry, mathematics, algebra, this and that, we do all that. Why? Because we want to go ahead in society. So this is also a document which is leading in society. It's the first priority given again to the such documents and laws. But we are not doing that. That's the problem. So open your eye, अपना जानिए आप क्या है, आपका अधिकार क्या है, आपके देश ने आपको क्या दिया, आपके संविधान ने आपको क्या दिया। ये राजनीति वाले आपको कुछ देने वाले नहीं है, भूल जाइए। इनका एक ही आपसे रास्ता है, आपका रिश्ता है कि इनको वोट मिल जाए 5 साल में, उसके बाद बाय बाय। क्या करना है, 15 लाख दूंगा अगले साल, अगले 5 साल में दूंगा, फिर बोलेंगे उसके अगले साल कभी देंगे नहीं, जुमला बना देगा वो। उसको क्या करेंगे आप, क्या है आपके हाथ में? वो तो राजनेता है, वो तो जल्द चला जाएगा, आपको जानता भी नहीं, बाई फेस आपका नाम भी नहीं जानता, लेकिन आप उसकी भक्ति करते रहते हैं, करते रहे, क्या फर्क पड़ता है। लाखों लोग इंदिरा की भक्ति करते थे, नेहरू की भक्ति करते थे, सब चले गए, क्या फर्क पड़ गया। ऐसे इसकी भक्ति कर रहे हैं, करते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है। वो सबको उल्लू बना रहा है क्योंकि उसको आप सबसे बड़ा उल्लू है, आपको आप उसके उल्लू के बाधा में आ रहे हैं तो आते रहिए, वैसे बोलता रहेगा, सुनते रहिए। कभी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी दे देगा, कभी 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी दे देगा, कभी कुछ दे देगा, कुछ दे देगा। उसको वोट से मतलब है, आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा देगा, हिंदू अच्छा मुसलमान करा, मुसलमान देश वही है, वैसे बातें करके आपको बेवकूफ बना देगा, आपसे वोट लेके चलता बनेगा। उसकी भला से भाड़ में गया सूरज, भाड़ में गया चंद्रमा, मुझे क्या लेना देना, मेरे वोट मेरी सीट से होनी चाहिए, मैं दुनिया का लीडर हूँ, बस शोर मचाने से आपको बेवकूफ बना देगा। हिंदुस्तान पर भारत पाकिस्तान की लड़ाई करा देगा, भारत पाकिस्तान की बेइज्जती करा देगा, आपस में ट्रस्ट करा देगा, लोग टीवी में बैठेंगे, आपस में झगड़े करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ये इतना काम है इनका, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी देश गया भाड़ में, बेच दो, कंपनियों को बेच दो, रेलवे को बेच दो, हवाई जहाज को बेच दो, एयरलाइंस को बेच दो, सबको बेच दो। जो बना के गया नेहरू, जो बना के गया गांधी, जो बना के गया इंदिरा गांधी, जो देश के पैसे जहां लगे सबको बर्बाद कर दो। 100 रुपए की 5 रुपए बेच दो, फिर कहना मेरा भारत मान, मैं झुकते नहीं देता, मैं बेचता नहीं देश को, सब कुछ बेच दो, कहना मैं देश बिकने नहीं दूंगा, सबके सामने झुकने नहीं दूंगा। ये राजनीति का मंत्र है, यही मंत्र है राजनीति का। झूठ बोलो, राज करो। अंग्रेज कहता था बैठ करो, राज करो, ये कहता है झूठ बोलो, फिर कहता है विश्वास में ले लो, विश्वास में लेकर झूठ बोलो। आज की राजनीति यही है, सबका साथ मांगो लेकिन साथ किसी का ना हो, सबका विकास मांगो, उसका विकास मत करो। विकास करो अडानी का, अंबानी का विकास करो, अपने लोगों का विकास करो, अपने दोस्तों का। बीजेपी का अच्छे दिन आए तो बीजेपी के आए, कांग्रेस के नहीं आए, अच्छे दिन पब्लिक के नहीं आए, बीजेपी के आए, इसके एनडीए वालों के आए। राज करके 5 साल फिर चोरी से दोबारा ईवीएम की चोरी करा के दोबारा आ गए, ईवीएम के रिप्लेस में फिर राज में आ गए। हम जीत गए जी, 320 सीट गए, 350, हम सत्ता में वापस आ गए। चोर डकैत हो तुम, सारे सत्ता वाले ही हमें चोरी करके तुम आए हो। ना तुम प्राइम मिनिस्टर हो, ना तुम सरकार हो, ना तुम लोग सवाल निपटते, ने तुम्हें बनाया है, देश को लूटा है तुमने, और कंपनियों को बेचो, जिसको मर्जी बेचो, सब कुछ बेचो तो देश का।
देश की हराम की कमाई है, पब्लिक की हराम की कमाई है, टैक्स देते हैं आपको, किस लिए कि सब बेच दो, करना धरना कुछ नहीं, देश को आजादी में आपने कुछ नहीं किया, देश को जिताने में आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया देश के लिए, हराम की खाई है हमेशा, लूटा कांग्रेस को भाने, कांग्रेस खराब था, तुमने क्या किया यार, तुम अपना बताओ ना, कांग्रेस चोर है, डकैत है, चली गई वो, तुम अपना बताओ तुमने क्या किया देश के लिए, अपनी अचीवमेंट बताइए, बकवास करना बंद कीजिए, कोई भी पोस्ट में क्यों ना हो, हमें देश के चाहिए, मालिक है हम देश के, हम पूछेंगे आपसे, आपको पैसा देते हैं, हमें टैक्स पे पास से, और आपने खाया, आपकी पहली सरकारों ने खाया, आप अपना अचीवमेंट बताइए, आपने क्या किया है, आप जो बकवास करते हैं कांग्रेस खा गई, खाई तो अंदर क्यों नहीं किया आपने, आप तक उनको, आपने क्या खाया आप बताइए, आपने गुजरात में कितने लोगों को मरवाया आप बताइए, अपनी बातें कीजिए ना, आपने देश के लिए क्या क्या अपना बताइए, आपके बच्चे मर जाते हैं गुजरात के अंदर, स्कूल की सीढ़ी तक नहीं है, आपके वहाँ पानी तक नहीं है, कुछ नहीं है, बोलते हैं गुजरात फल बनेगा, देश का बर्बाद कर दिया आपने, इकोनॉमी खराब कर दी, 45 साल में पहले सबसे एम्प्लॉयमेंट डाउन है, लोगों के पास जॉब नहीं है, खाने को नहीं हम मर रहा है, आप कह रहे हैं हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे, झूठ बोलना बंद करो, बात करो, प्लान दो, क्या करेंगे, कुछ प्लान है नहीं, अनपढ़ गंवार बैठे मिनिस्टर, कुछ पता नहीं, 233 बदमाश गुंडे लुच्चे लफंगे आ गए पार्लियामेंट में, आपकी एक सुनने से शर्म आनी चाहिए, आप जैसे प्रधानमंत्री को और आप जैसे नेताओं को, और कांग्रेस को भी 19 के भी आए हैं, उन्हों के भी आए हैं, सारे के सारे गुंडे लोग सुबह बैठे हैं जाके, शर्म मुझे आती है, आपको नहीं आती है, दुख की बात होती है, खैर अपनी बातों से कोई मतलब नहीं, आगे चलते हैं, बात करते हैं दूसरी, आर्टिकल 16 पे जाते हैं, आर्टिकल 16, गुस्सा तो आएगा, मैं देश का नागरिक हूँ, आप भी आपको भी आना चाहिए, अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको देशभक्त नहीं मानता, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता, आना चाहिए, यू मस्ट बी एंग्री ऑन दिस इश्यूज, यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, योर मनी इज बीइंग यूज्ड बाय दिस ब्लडी फुल पॉलिटिशियंस एंड यू आर गिविंग देम फ्री ऑफ वीजा। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर देखिए कह रहा मैं होटल में नहीं रहूंगा, मैं अपने वहां जाकर रह लूंगा, मैं बिस्कुट नहीं खाऊंगा सरकारी बस में, चाय पीऊंगा, अरे आपके अंदर कुछ नहीं, आप हराम की कमाई खाते हैं सारे के सारे, ऐश करते हैं आप हमारे पैसों पे। आर्टिकल 16(1), there shall be equality, there shall be equality of opportunity for all citizens in a matter relating to employment or appointment to any office under state. Here again, sorry, there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under state. No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, or sex, no citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, or any of them, be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under state. Nothing in this article shall prevent Parliament from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under government of or any local or other authority within a state or union territory, any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment or appointment. And 4 is, nothing in this article shall prevent state from making any provision for reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens which in opinion of state is not adequately represented in services under state. And 4a, nothing in this article shall prevent state from making any provision for reservation in matters of promotion with consequential seniority to any class or classes of posts in services under state of in favor of scheduled castes and scheduled tribes which in opinion of state are not adequately represented in services under state. Let me explain to you once again clarification with scheduled caste and scheduled tribe. I am using scheduled caste, you can use scheduled caste because of the same thing. Schedule is used in American English and schedule is used for British English. This is a difference. So don't take it otherwise. You can say schedule or schedule, it's up to you. Nothing in this article shall prevent state from considering any unfilled vacancies of a year which are observed, which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provisions for reservation made under clause 4 or clause 4a as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years, and such class of vacancies shall not be considered together
with vacancies of year in which they are being filled up for determining ceiling of 50% reservation of total number of vacancies of that year. Let me repeat it, some confusion. Nothing in this article shall prevent a state from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provisions for reservation made under Class 4 or Class 4A as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years, and such class of vacancies shall not be considered together with vacancies of year in which they are being filled up for determining ceiling of 50% reservations on total number of vacancies of that year. Though there have been 10% increase now by BJP government, as different, just is written in this article, which can be it's an old one. Nothing in this article shall affect operation of any law which provides that incumbent of an office in connection with affairs of any religious or denominational institution or any member of government body thereof shall be a person professing a particular religion or belongings to a particular denomination. Now, this article 16, I'll go to Hindi version of that. 16 हिंदी वर्षन राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित या नियुक्ति संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। 2 राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उसे विभेद किया जाएगा। इस अनुच्छेद की कोई बात संसद का कोई ऐसी विधि बनाने से निर्वासित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय को कोई अपेक्षा विहित करती। 4 इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की संघ राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं से में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों का पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निर्वासित नहीं करेंगी। 4 है इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर परिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निर्वासित नहीं करेगी। और 4 है इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 या खंड 4 के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार इस वर्ष में भरे जाने के लिए आरक्षित है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निर्वासित नहीं करेगी। और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें से भरी जा रही है उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा की अवधारणा करने से विचार नहीं किया जाएगा, जबकि 10% बढ़ा दिया है बीजेपी राज्य में ओबीसी के लिए। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं कर डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था को कार्यकलाप से संबंधित कोई पदाधिकारी या उसके शासीय निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का है द्वारा इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदाधिकारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म को मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। ये रहे आर्टिकल 16 आपके मैंने पढ़े। अब आप देखता हूँ कितना हो गया है वीडियो, 1 घंटा 8 मिनट। एक आध और पढ़ लेते हैं फिर बंद करेंगे, कोई सारा नहीं पढ़ रहा। आर्टिकल 17 चलते 17 आर्टिकल अनटचेबिलिटी। Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. Enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law. ऐसे नियम पढ़ लेते हैं। 17 अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में
आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता की से उपजी किसी निरोगता को लागू करना अपराध होगा, तो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अब चलते हैं आर्टिकल 18 पे। No title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by state. No citizen of India shall accept any title from any foreign state. No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under state, accept without consent of resident any title from any foreign state. No person holding any office of profit or trust under state shall, without consent of resident, accept any present, emolument or office of any kind from or under any foreign state. Is Article 18. इसका जरा चलते हैं हिंदी में देख लें क्या कहता है ये आर्टिकल 18 राज्य सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ये इंग्लिश में क्या दिया था इसमें, देखिए इसका देखिए 3 क्या कहता है इसका, कहते हैं नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल। ओके फाइन, आगे चलते हैं इसमें। कोई व्यक्ति, अच्छा चलिए चौथे में, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। चलिए 18 हो गया। मैं कहता हूँ अभी थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं, बाद में करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो पर ठीक नहीं होता है। इट्स नॉट well, I have discussed about 18 articles till now, and there are so many articles more to discuss with you. It's because gradually we go better because we have to understand what we're talking about. This is the Constitution, it's a body document, this is the law of nation, it's applied to each citizen of India, even from I can say President of India to everyone. And we have to respect this article, we have to consider this as a granth. It's the holy book because the holy book for us. Our future lies on this, our present lies on this, our past lies on this, and we cannot go against this. If we go against this, we can be tried as anti-nationals. We have to abide by this law and all laws made under this article. This is very significant to understand the Constitution of India for each and every citizen of this country, from student to all people, to every class of people, all those who are even very well educated, like scholars and you can say graduates and postgraduates and doctors and researchers and fellows of whatever nature, whatever profession. Because generally people don't take care about this, and it's very important to understand, though it may be not a part of your syllabus or program or bachelor, masters or whatever, it doesn't matter. Whole life is education. Whole life you learn. Up to your death you learn. So you, what's better? I'm not considering you will learn now 395 articles, but you have to understand your rights and duties and laws which have been endowed upon you by this act, by Constitution. This Constitution means demands from you that you have to sacrifice yourself to this nation, you have to work for this nation, this means expect something from you. This you are born in this area, your mother and father, your God is this nation. You have been you brought up in this nation. You maybe America our part of our home, but you America did nothing to me. England did nothing to me. My public did something to me. I was born here. Means I have to come up. I was brought by water of this country, by sun of this country, by food of this country, by pulses of this country, by public of this country. So I have to think for this country first and then for the rest of the world. And this is my fundamental duty, my religious duty, you can say. I have to think religiously. Doesn't matter spiritually. Religiously means whatever you say, just like you go to temple and mosque and you consider religiously, similarly, this is a temple. Bharat is a temple. I call Bharat a nation. It is a temple. It's my first temple because I was born here. I will die here. I cannot say, but I is definite. I was educated here. That is definite. I worked here. Or it doesn't matter. Because working something else, if I work abroad, I send money to my country because it is my country. I did not invest my money in my business. I worked for this country. I still living in this country. I don't know what happened tomorrow, but today is that. So when I'm leaving this country, I have to think of this country first. I have to think of how can I help this country improve. I can help people of this country to move ahead. I can help this state. How can you help?
How can I help government? How can I help public? Government means real government. Public itself is a government. Everybody of you constitutes a government. You don't think that you are separate. Government has to report to you. You are not report to government because you are honor of this country. You have you can say contracted somebody in this country to govern you. So you are principal and they are contractor. Like contract, government of India is like a contractor service provider. They are not honor of this country. President is not honor of this country. I am honor and you are honor. All are honor of this country, and service provider must respect us, must think of us first and not of his. He cannot order us. He can help us. Order can be given, but as a help, as a part of help, assistance, support to you to move ahead. That is important. Everybody is there. Country belongs to everyone. I don't mean to stand on border. No, that's something else. Question is, if you can think of this country and do something of your part, that's fine. If you can educate those who don't have education, if you can help those who don't have documentary knowledge, who don't have, for example, I'm talking about this constitution, this is a kind of help to society. You may take it differently, it's up to you, but this will help. I'm just trying to awaken you, at least those youth who are building this nation, who are going to build this nation. Okay, seniors have passed their time and old level veterans have passed their time, and all those who are in higher positions have passed their time. They are not interested in this country. They may be only qualified health doctors, or they can be engineers or old or high level professions. They are not interested because their life has settled. But those who are going to settle this, who are appoint new governments, someone in MPs, they must understand why to waste your power of vote, because vote is one of part that this constitution has given us. This one, that is very, very significant part. It's not free, it's not exchangeable, but it's a powerful. You have to use that power for elect your MPs and your government in future, and you raise question what you have done for me, what you have done for me. This is your right to ask, but you are not asking anybody. That is the result. 233 criminals have reached Lok Sabha because of your slackness, your stupidity. You are not understanding what you are. You are just appointed someone who don't know. You voted in the name of one person, Modi or Rahul, and you say, oh, I have done my vote. You are not Modi. You have done a crime to this nation. You are a criminal also if you have appointed a criminal. Why did you appoint a criminal? The question arises because you appointed him. You voted to him. This means you are interested in criminals. You have to raise a question to yourself. I don't care. You support Congress, you support BJP. It's up to you. But you have raised a question: why should I support a criminal nominated by Modi or Rahul? Who is he? Who bloody they are to nominate a candidate for me to vote for? Let me check candidate, whether it's from BJP or Congress or independent section, that this person must be competent for me, should be clear, a crime-free and an honest person. But I did not check that. You did not check that because we don't understand our rights. We don't understand. We don't worry about country. We don't think of this Bharat, and that's the problem. We reach everyone. We are a sleeping society, nonsense society, and we have to remove this defect from our minds. We have to open our eyes, our minds, our everything, and see that we are not sleeping, we are non-serious, we are serious, we have to think for everything. This country is mine, this country is like a project for me, my destiny for me forever. Job is for 5 years, but this country is from my date of birth to date of death. So I have to understand that point of view. Wherever you live in God, you have to think that way. You think this country is in America or everywhere, all think that way. Don't think I am only a patriot. All are patriot for their country. The citizen of Pakistan is patriot for citizen of Pakistan, citizen of USA is patriot of USA. All are there. So we have to be there. How a US president is fighting for his country with China. We have to understand that. It's a lesson to everybody that don't take things for granted. Fight until your right is not received and achieved. That's what we have to do. We cannot sell our country like Modi is doing. He's doing everything irrelevant. He thinks this country belongs to him only. That's the problem we have created to you. That's the problem. We raise this person to such a level where we are nowhere. We cannot touch him. That's the problem. You are Modi, not Modi is Modi. You are a prime minister, you are president, you are government. You have to ask everybody, why did you do this? You can write to Modi, why are you very bloody in hell? You are doing this nonsense. You are selling country created by Nehru and others, the Congress of 70 years. Money you are wasting. Why you are wasting? Why don't you improve this? Why if person is sick means you kill person and sell? Is there some patient companies that can't you improve that country? Don't you have engineers and all disciplines to understand that? How can it improve? If somebody private sector can improve that, why we cannot improve that? If Ambani and Adani can buy this company and they can improve, why cannot we improve? Why question rises that? If society raises this kind of question, why should somebody go to private sector and they should make money out of that? Why should my money be taken through bank by Adani and Ambani, all these capitalists, and they should make industry and make big business and go take money and run away?
I not allow this because this is my money, this is your money. We have to think that way. हम अलाउ नहीं करना है देश को बिकने के लिए। देश हमारा है, सबका है, आपका है, मेरा है, देश के मालिक है हम। देश का मालिक प्राइम मिनिस्टर नहीं है, देश का मालिक राष्ट्रपति नहीं है, देश के मालिक भारत की जनता है। भारत की जनता को सोचना होगा देश को कैसे बचाया जाए, आंख खोल के दिमाग खोल के रखना होगा, सोना नहीं होगा, जागना होगा और गंभीरता से लेना होगा। इतना आसान नहीं है, देश आसानी से नहीं बनता है, बहुत मुश्किल से बनता है। जो इतने बना के गए हमारे पूर्वज, हमारे नेता, दूसरे आज ये बेच रहे हैं, तोड़ रहे हैं। अरे एक प्राइवेट सेक्टर का आदमी, निजी क्षेत्र का आदमी लेकर इस कंपनी को चला सकता है तो मैं और आप क्यों नहीं चला सकते? भारत की सरकार की तरफ से भारतीय सरकार खुद क्यों नहीं अप्लाई कर सकती, खुद क्यों नहीं चला सकती? क्या पहले सरकारी डिपार्टमेंट नहीं थे? आज क्या तकलीफ हो गई कि आप चाहते प्राइवेट आदमी को फायदा मिल जाए, आप 100 रुपए की चीज 5 रुपए बेच रहे आते, उसके बाद वो उसको चलाएगा, फायदा उठाएगा, तो मेरे पैसे उसके पास क्या चले गए? मेरे 95 का लॉस कौन भरेगा? सरकार इतनी क्या इतनी कमजोर हो चुकी है, क्या इतनी नपुंसक हो चुकी है कि उसके पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ भर्ती नहीं कर सकती? उस कंपनी को जो प्राइवेट है ठीक कर सकता है, सरकार क्यों नहीं ठीक कर सकती? क्या ये प्रश्न नहीं है पूछने का? मैं अपना पैसा क्यों बर्बाद होने दूं? आप इस बात को समझते क्यों नहीं? मेरे देश के यहाँ लोगों, आपको इतना दिमाग नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है पूछने की? क्वेश्चन नहीं कर सकते आप किसी से कि भाई क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? क्यों आप रेलवे को भेजना चाहते हैं? क्यों दूसरी कंपनी को भेज चाहते हैं? क्यों आप ठीक क्यों नहीं कर सकते इसको? अगर एक प्राइवेट सरकार ठीक कर सकती है तो आपको क्या तकलीफ है? आप इस काम नहीं करना चाहते, सोने जाते हैं आप, खाली मुझे पैसे दे जाओ, चले जाओ और जो होगा बेच दो उसको। जो ये बदमाश बच्चे होते हैं एक अच्छे बाप के, वो ऐसा ही करते हैं, बेच खाते हैं सब कुछ। बाप की कमाई हुई सारी जिंदगी, जो बाप मर जाता है जमीन बेच देते हैं, मकान बेच के खा जाते हैं और ताश खेलते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं। वही हाल है हमारे देश का हो रहा है। ये ऐश करना चाहते हैं देश के अंदर, बस खाली बातें करते रहो। मेरा काम पूरा हो गया, 1 घंटे 2 घंटे की स्पीच दे दो, मेरा जॉब पूरा हो गया, आप अपने आप करिए, अपना चलाइए, बस मैंने कह दिया ऐसा कर लो। मन से बात करते, मन की बात से कुछ नहीं होता, मन की बात नहीं होती, माइंड से बात कीजिए। माइंड से देश चलता है, मन से देश नहीं चलता। अगर हम माइंड लगाएंगे तो हमें प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, हम ये माइंड लगाएंगे, आप भी लगाइए। आप माइंड से बात कीजिए, डफरों की बात नहीं कीजिए। हमें डफर प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, हमें इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर चाहिए, हमें प्राइम चाहिए, देश को समझता हो प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर very stupidity that we are accepting each other। हमें कोई पत्थर मारे हम मान लेते हैं, नमस्कार, ये पत्थर मारिए, लठ मारे तो बात। अरे क्यों? हिंदू मुसलमान लड़ाई करने के लिए पैदा हुए क्या हम? क्या मोदी या राहुल को वोट देने के पैदा में? हम क्यों नहीं सोच सकते देश हमारे, हम देश सुधारने कैसे सुधारने? क्या हमारे कर्तव्य नहीं है, हमारी ड्यूटी नहीं है? आँख खोलिए, देश बर्बादी से बचाइए, नहीं तो आप भी कहीं कहीं रहेंगे। एक अंग्रेज गए, एक बीजेपी अंग्रेज आ गई, कांग्रेस अंग्रेज आ गई, दूसरे अंग्रेज कोई और आ जाएगा, उससे क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। आप वहीं के वहीं रहेंगे, उसी क्लास में रहेंगे, सारी जिंदगी नौकरी ढूंढते रहना, नौकरी मिलेगी नहीं, करते रहना। जो हाल चल रहे हैं, नौकरी आने वाली नहीं है। आधे इंजीनियर खाली हैं, आधे डॉक्टर खाली, कोई जॉब नहीं है, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आप कुछ करना नहीं चाहते। आप चाहते मेरी डिग्री आ गई, बैठ जाओ, नौकरी मिल जाए, खा जाओ। अरे नौकरी तब मिलेगी ना जब नौकरी कराने वाला कुछ होगा, कोई एम्प्लॉयमेंट होगी, कोई फैक्ट्री कुछ होंगी। ये लोग तो बाहर से वैसे लाते हैं, लेके फंस जाते हैं आपके बैंकों के पीछे। आपको नौकरी कौन देगा? डेवलपमेंट होगी, नौकरी मिलेगी। एक फ्लड आता है, बम्बई का हाल देख लीजिए, एक फ्लड आता है, कहीं का सब डूब जाता है। अरे पानी कंट्रोल क्यों नहीं करते? आप किस लिए बैठे हैं सरकार में? क्यों नहीं प्लान मारते? चाहे कांग्रेस रही हो, कोई रही, हमें इससे मतलब नहीं है। क्योंकि कि आपने इतने साल से काम, आपका इतना दिमाग नहीं है, सराहना पैसा नहीं है, आपके पास हजारों करोड़ों रुपया बाहर घूमने के लिए है, मूर्तियों के लिए कई हजारों करोड़ रुपया है आपके पास, वो भी खराब होती है, लीक करती है। आपके पास इन छोटे छोटे कामों के लिए पैसा नहीं है। आप कैनाल नहीं बना सकते, पानी स्टोर नहीं कर सकते, फिर कहते हैं सूख गया, सारा पानी बह गया। पानी का काम बहना है, आपका काम रोकना है। आप अगर बंद नहीं बना सकते, कुछ नहीं बना सकते, तो आप किस लिए सरकार में बैठे हैं? क्या ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए? क्यों नहीं उठना चाहिए? मेरा देश है, मैं तो पूछूंगा। आपको शर्म आती है तो मत पूछिए, मुझे शर्म नहीं आती है। मैं तो ओपन माइंड का आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, समझता हूँ क्या पूछना चाहिए। प्रधानमंत्री को, अपने घर के राष्ट्रपति को, अपने घर के, हमें बताइए आपने क्या किया, हम आपसे क्वेश्चन चाहते हैं। पार्लियामेंट में कोई नहीं पूछता, हम पूछते, हम भी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट से एक बिल्डिंग के अंदर है, पूरा देश पार्लियामेंट है, पूरा देश का 132 करोड़ आदमी पार्लियामेंट है। हम लिबिया के ग्रीन कार्ड को मान लेंगे, आपकी बात को नहीं मानेंगे। अगर हमारा एमपी गधा है तो सवाल नहीं पूछ सकता, डरपोक है, हमें ऐसे स्पीकर की जरूरत नहीं, तो 5 मिनट बोलना चाहते उसको, हमें हम खुद बोलेंगे, हर मीडिया में बोलेंगे। अगर टीवी वाले भाड़ में गए, टीवी वाले, हमें टीवी से मतलब नहीं है। फेसबुक है, दूसरे जितना बोल सकेंगे बोलेंगे, लिख सकेंगे लिखेंगे। हमें क्वेश्चन करना है, एक करे 1000 करे, आप नहीं करते तो आप देश के गुद्दार माने जाएंगे। क्यों नहीं करते आप देश के बारे में क्वेश्चन? किस बात का डर है आपको? आपने क्या खा लिया? किसी का प्रश्न होते हैं, ये पैसा आपका है, देश आपका है, कंपनी का आपको आगे बढ़ना है तो बढ़िए, किसी का डर नहीं। यहाँ पे हम किसी लड़ने वाले नहीं है। मरना एक बार है, मर जाएंगे, क्या होगा उससे ज्यादा, क्या हो जाएगा इससे ज्यादा। इसलिए याद करो, सो मत, उतना सो जितना खपा सको। ज्यादा सोओगे तो नुकसान होगा, सोचोगे नहीं तो नुकसान हुआ। मंजिल नहीं तय करोगे तो नुकसान होगा, डेस्टिनी नहीं तय करोगे तो नुकसान होगा, आपका होगा, किसी और का नहीं होगा। देश आपका है, आपको संभालना है। इसी बात से मैं आज की बात खत्म करता हूँ। अगली बात आगे आर्टिकल 18 के बाद 19 बाद में बात करेंगे, क्योंकि करीब 1.25 घंटे पास हो चुके वीडियो में। इसलिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ बात सुनने के लिए। और जागते रहो, बस मैं इतना कहूँगा, जागते रहो, सीरियस रहो, जागते रहो, सीरियस रहो। जय भारत।